हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चार्ज और चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी थी। फर्स्ट चैप्टर के ही ये टॉपिक्स थे। आज भी हम फर्स्ट चैप्टर के ही कुछ जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए उन्हें हम कवर करते हैं। तो देखिए, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो साइंटिस्ट थे हमारे कूलम्ब, उन्होंने दिया था, तो उनके नाम के बेसिस पर ही कूलम्ब्स लॉ बोला गया। देखिए क्या कहता है ये लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of both charges and inversely proportional to the distance square of distance between them। देखिए क्या कहता है ये स्टेटमेंट, जिसकी डेफिनेशन है या स्टेटमेंट ही कहेंगे हम इसे। क्या कहता है? द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल एफ से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। दिन दोनों फोर्स चार्ज के बीच में लग रहा है। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे दो चार्जेस है, ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप एज्यूम कर लीजिए R। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों जो चार्ज हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के, या प्रोडक्ट, एक ही मतलब है, मल्टीप्लिकेशन बोला जाए या प्रोडक्ट बोला जाए, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली क्या होता है? अपॉन में आती है वैल्यू, तो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r का स्क्वायर। ये कहता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों ही स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन कर दे तो हमारा देखिए क्या बनता है, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करके हमें एक इक्वल का साइन लाना है, और जब भी ऐसा होता है प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा? स्मॉल k। अब नाम क्या होगा स्मॉल k का? तो स्मॉल k जो है हमारा, उसका नाम है यहाँ पे, वैसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो उसको बोला ही जाएगा नॉर्मली, बट यहाँ पे उसे स्पेशल नाम क्या दिया गया? देखिए, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये k को नाम दिया गया है। तो और k की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी होगी? देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए पहले आप, बाकी अगर रह गया हो तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ये k है, इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इस k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी इसकी? तो यूनिट निकालने के लिए, या ये कहिए यूनिट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले से यूनिट निकालो। कैसे? k इज इक्वल टू क्या होगा? देखो अगर इस फॉर्मूले से हम k इज इक्वल टू निकालते हैं तो k इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ये जो दोनों टर्म है और ये तीनों इधर आएंगे, तो इधर हो जाएगा FR स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा आपका चार्ज Q1 Q2 यानी Q का स्क्वायर, दो चार्ज है
तो यहीं से आप यूनिट निकालोगे, क्या होगी देखो, फोर्स की न्यूटन, इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और अपॉन में चार्ज का स्क्वायर, इट मीन्स कूलाम, कैपिटल सी कूलाम -2, ये इसकी यूनिट होगी। वैसे इस के की जो एक्चुअली वैल्यू होती है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, फॉर एयर या फिर वैक्यूम, इन दोनों मीडियम के लिए अगर आप लो तो डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास के की ये। लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए दिया जाए, एयर के अलावा जैसे मान लीजिए ग्लास है, वाटर है, या और भी कोई मीडियम है, तो उसके लिए ये वैल्यू 9 × 10⁹ नहीं होगी, वहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो फिलहाल ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसको परमिटिविटी बोला जाता है। तो परमिटिविटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इस टॉपिक में बीच में बहुत डिटेल्ड आ जाएगा उसका, तो हमारा ये टॉपिक छूट जाएगा बीच में। तो इसलिए आप इतना ही अभी फिलहाल इसको याद रखिए, इस पूरे परमिटिविटी पे पूरा एक टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू होती है। देखिए जो फोर्स है आपका, इस फोर्स को अगर हम इस फॉर्मूले से लेके चलें तो देखो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस पे, बीच की डिस्टेंस के, और साथ में के पे। अब यहाँ के जो है इसका मतलब ये है कि फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जो कि डिस्क्राइब होता है के की टर्म्स में। तो फोर्स इस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में हमने इन चार्जेस को रखा हुआ है। तो आप इतना नोट कर लीजिए पहले। अब यहाँ पे जो ये फोर्स है इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए न्यूटन ही होगी, फोर्स की न्यूटन ही होती है। और एसआई यूनिट क्या होगी इस फोर्स की, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो आपके क्या होता है, फोर्स का नॉर्मली होता है m1 L1 T-2। ये भी आपको क्या करना है, फॉर्मूले से निकालना है। जो आपका फॉर्मूला होता है फोर्स का ma, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वहां से आप निकाल लीजिए। बस सबसे इजी वही तरीका है फोर्स का निकालने का, तो वहां से है ये। और अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो 11th क्लास की जो बेसिक वीडियोज है उनमें आपको ये मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। नोट कर लीजिए इसको भी आप। देखिए अब आगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद, ये इतना ही था आपका कूलम्ब्स लॉ। अब आता है आपका वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका, उसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है आपको। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, F = K Q1 Q2/r²। ये तो नॉर्मल था आपका स्केलर फॉर्म के अंदर, जिसमें कोई हम इसकी डायरेक्शंस नहीं ले रहे थे। बट अगर हमें उसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो कैसे होगा। देखिए अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, तो इसे अच्छे से समझिएगा। हमने दो चार्जेस लिए हैं, Q1 और दूसरा है हमारा Q2। बीच की डिस्टेंस वही r है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम उसकी वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में हम उसकी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके लिए आपको 11th का थोड़ा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो वैसे आप 11th में पढ़ के आए हो, बट थोड़ा सा मैं अब आपको दोबारा से उसका रिव्यू दे देती हूँ। देखो क्या होता था, आप 11th में पढ़ के आए हो, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उन पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है, P और Q मान लीजिए। इनकी ओरिजिन से क्या पोजीशन है, यानी अगर हम आप ये पूछा जाए आपसे कि P कहाँ पे रखा है, तो आप क्या बताओगे, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग इसकी पोजीशन बताओगे। जैसे क्या बोलते थे हम, कोऑर्डिनेट्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या बोलोगे, 2 × 2,5। एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 5 है, तो ये इसकी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, कोऑर्डिनेट्स हो गए अगर हम स्केलर वैल्यूज बात करें। और जब हम वेक्टर वैल्यूज की बात करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर।
तो वो पोजीशन वेक्टर हम P का मानते हैं R1। पोजीशन वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगना है। ऐसे ही हमने Q का मान लिया R2 वेक्टर। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे आप R से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल r से आप रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो दोनों आपके पॉइंट्स दिए गए हैं या जो भी उस पे आपके वेक्टर वैल्यूज रखी हैं उनके दोनों पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, यानी R1 और R2 का डिफरेंस होगा। अब कौन सा पहले होगा, किस में से किसको माइनस करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो किसकी तरफ से किसकी तरफ लग रहा है, जिस वेक्टर की तरफ लग रहा है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। अगर हम ये कहें कि फोर्स P से Q की तरफ लग रहा है तो क्या होगा, R2 माइनस R1। और अगर कहा जाए कि फोर्स Q से P की तरफ लग रहा है तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर होगा R1 माइनस R। ये क्लियर हो गया हो तो ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे भी अगर आप रफली नोट करना चाहो ताकि आपको ध्यान रहे तो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, R P Q, यानी P से Q पे लग रहा है, सॉरी P से P पे लग रहा है ड्यू टू Q, P के ऊपर लग रहा है, पहले जो लिखते हैं उस पे फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑन P ड्यू टू Q। तो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, P पहले है, P पर लग रहा है तो P की वैल्यू पहले आएगी यानी R1, तो R1 माइनस R2, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सेम ऐसे क्या हो जाएगा, RQP बोला जाए, फोर्स ऑन Q ड्यू टू P, तो हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। अगर ये क्लियर हो गया आपका तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सेम यही हमें इसमें करना है। अब इसके लिए भी हम पोजीशन वेक्टर R1 मानेंगे और इसके लिए R2 मानेंगे, और जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो उसे हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन R वेक्टर की वैल्यू वही सेम ऐसे जैसे यहाँ निकाली है। तो देखो हम ये मानते हैं कि जो Q1 है जब वो Q2 पे फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा और होगा F21। फिर समझना F21 क्यों नाम दिया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, किस पे लग रहा है वो पहले लिखेंगे, तो 2 पे लग रहा है तो 2 पहले लिखा है, 1 के कारण लग रहा है तो 1 बाद में, तो F21 हो गया। ऐसे ही जब आपका Q2 Q1 पे लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और वो होगा F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q, तो ये F12 हो गया। अब जब हम इस F12 के लिए बात करेंगे R वेक्टर की तो क्या होगा, R1 माइनस R2, किसके लिए, F12 के, क्या होगा R1 माइनस R2, क्यों, 1 पे आके खत्म हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस पे खत्म हुआ तो 1 पहले और 2 बाद, 4 F12। ये सारे आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, इन पे आप एरो जरूर लगाना। सेम ऐसी R वेक्टर की वैल्यू होगी, क्या होगी, जस्ट अपोजिट, R2 माइनस R1, किसके लिए, 4 F2। ये नोट कर लो आप, ये कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, आप नोट कर लो इसको अच्छे से। बाकी रह गया हो तो पॉज करके आप कर लेना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, वैसे 11th में पढ़कर आए हो आप। अब देखिए इसके बेसिस पे हम हमारा जो फॉर्मूला था वो लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F12, फॉर्मूला वही है हमारा, क्या, 1/4πε0 ले लेते हैं हम यहाँ पे, A की वैल्यू, Q1 Q2 वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों फोर्स यही है हमारे, अपॉन में जो हमारा R है, R वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, ये आपके स्केलर क्वांटिटी होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इन पे एरो नहीं लगेगा। और यहाँ पे आएगा आपका पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्यों आएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि जब भी हम किसी भी टर्म को वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके पीछे पोजीशन वेक्टर के साथ में हमेशा एक यूनिट वेक्टर लगता है। आप 11 में पढ़कर आए हो 2i कैप
जे कैप, के कैप, तो ये जो होते थे आपके, ये जो थे ये तीनों यूनिट वेक्टर होते थे। तो वही चीज है यहाँ पे भी आर कैप जो है वो इस टर्म के लिए यूनिट वेक्टर का काम करेगा, तो वो हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया है। अब देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, फिर से 11th क्लास, 11th भी पीछा नहीं छोड़ेगी अब। जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ पोजीशन। ये यहाँ पे पुट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसको थोड़ा इधर लिख देती हूँ। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ। अब यहाँ पे ये मोड ऑफ आर क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर जो आपका ये आपने लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही होता है। तो ये F12 के अकॉर्डिंग और F21 के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, तो देखेंगे क्या आती है इसकी वैल्यू। देखिए अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर जो है इसकी या। अब देखिए इसमें आपको स्क्वायर और यहाँ पे 1 और है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, दोनों की ही सेम है, ये दोनों की वैल्यू किसके लिए, F12। तो क्या हो जाएगा देखिए अब आप इसमें इसकी जब वैल्यू हम रख देंगे वहां से, Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, होल। तो देखिए ये होगा आपका फाइनल जो वेक्टर फॉर्म है वो। इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। और सेम ऐसे ही आपका F21 हो जाएगा। F21 में क्या हो जाएगा देखिए, ये वैल्यू सिर्फ R2 माइनस R1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ पे भी R2 माइनस। नोट कर लीजिए इसको भी, आप पुश करके नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर देती हूँ इसको। अब देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका, अब 9th क्लास में और 11th दोनों में आप पढ़कर आए हो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो उसका कंपैरिजन होगा अब हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें कंपैरिजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे दो चार्जेस होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है, और इसमें हमारे दो मास होते हैं जिनके बीच में फोर्स लगता है। और फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया भी था चार्ज और मास में जो क्या डिफरेंस है, तो इसीलिए हम इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे। पहले हम इनमें कुछ सिमिलरिटीज है वो देखते हैं। कुछ सिमिलरिटीज जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, बोथ फॉलो ओबे, ओबे लिखी ज्यादा अच्छा वर्ड है, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब दोनों के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं इसे कि अगर इनके अपॉन में जो डिस्टेंस है उसे डबल किया जाए तो ये 1/4 हो जाता है। यानी आप ऐसे समझिए, डबल क्या चीज, आर डबल होती है
तो जो F है वो क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ऐसे ही जब R हाफ होगा आपका, तो जो हमारा F' है वो क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, डबल मतलब 2 टाइम्स, तो उसका डबल स्क्वायर 2 का डबल 4, वो डिवाइड में आ गया। हाफ 1/2, तो 2 का डबल 4 ऊपर चला गया, इनवर्स हो गया। तो स्क्वायर भी हो रहा है, इनवर्स भी हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है, इनवर्स भी हो रहा है। तो ये कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड क्या है, देखिए इनमें सिमिलरिटी, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स का मतलब है एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। जो इनका सेंटर है, जैसे मैंने अभी करा था Q1 और Q2, इन दोनों का जो सेंटर होगा, उन सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन जो होगी, इसके अलोंग ये फोर्स लगता है। ये फोर्स कभी ऐसे नहीं लगेगा, ये फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा। जिन दो के बीच में लग रहा है, उन दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग ये फोर्स लगता है। तो इसीलिए इन दोनों को ही सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। थर्ड क्या सिमिलरिटी है, थर्ड सिमिलरिटी कहती है बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है, कहीं पे भी जब फोर्स होगा तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो है बाय देम डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जो हमारा वर्क डन है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा इन दोनों ही फोर्स के लिए, इसीलिए इन्हें कंजर्वेटिव फोर्स का है। फोर्थ सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर ऑपरेटेड इन वैक्यूम। दोनों ही ये फोर्स वैक्यूम में भी लगते हैं। वैक्यूम जहाँ पे एयर अवेलेबल नहीं है, वैसे वहां पे भी जहाँ पे एयर नहीं है वहां पे भी अगर आप 2 चार्ज रखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, 2 मास रखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये 4 तो है इनकी सिमिलरिटीज। तो पहले आप सिमिलरिटी नोट करिए, फिर मैं आपको इनके डिफरेंसेस भी बता देती हूँ। अब देखिए डिफरेंसेस क्या है इनके। फर्स्ट डिफरेंस क्या कहता है, जो अभी हम देख भी चुके हैं और पहले भी हमें पता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या होता है, दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा। तो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बट जब हम बट किसकी बात करें, ग्रेविटेशनल की, तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ओनली मे बी अट्रैक्टिव। वो सिर्फ आपका अट्रैक्टिव हो सकता है, 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी भी रिपेल नहीं कर सकते। सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करेगा, कैसा मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा फोर्स कितना है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड क्या कहता है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स।
कितना होता है 10⁻43। तो क्या लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं Fe इज इक्वल टू 10⁻43 Fg, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा उसका 10⁻43 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दें तब जाके हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लास्ट एक टॉपिक और है हमारा, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा हमारा, कोई ज्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्योंकि उस पर कभी न्यूमेरिकल आता है तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो नाम है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम कि अगर आपके कोई एक चार्ज है और उसके अलोंग उसके आसपास कई और चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे आपका ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ऐसे कई सारे हैं आपके डैश डैश Qn तक, तो इस Q पे जो फोर्स लगेगा, इस Q पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन सारे फोर्सेस के थ्रू जो फोर्स लगेगा उन सबका सम होगा। तो देखिए मान लीजिए ये बाहर की तरफ है आपका, ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। जरूर थोड़ी अट्रैक्टिव भी हो, रिपल्सिव भी होगा तो डायरेक्शन इनकी अलग अलग होगी। ये F2 हो गया, ये F3 और ये Fn। तो क्या कहती है सुपरपोजिशन थ्योरम, दैट FQ यानी फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू सम ऑफ F1 F2 F3 डैश डैश, और ये जो सम होता है ये वेक्टर सम होता है। ध्यान रखना कौन सा सम होता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब है एक होता है अलजेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। अलजेब्रिक सम का मतलब है सीधे सीधे आप ऐड कर दीजिए, वेक्टर सम का मतलब होता है इनकी डायरेक्शन के साथ सम करिए। अगर जो आपके एंटर होती हुई है वो आपके पॉजिटिव है तो एग्जिट होती हुई माइनस में लेनी है, तो वो वेक्टर यानी डायरेक्शन के साथ लेनी है, और जो आपका वैल्यू आएगी वो फाइनली इस पे लगने वाला चार्ज होगी। इसे ही कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। क्लियर है आपका, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसे भी। तो इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी इतना ही पढ़ के देखिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।